हाँ, तो आज हम लोग ये नए लेक्चर में आगे पढ़ते हैं लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो पिछले जो लेक्चर हैं उनमें हमने पढ़ा कि सीसीपी यानी कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग या उसी का दूसरा नाम है एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो जो है उसमें दो तरह के वॉइड पैदा होते हैं, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड पैदा होते हैं। अब रही बात कि ये दो तरह के जो वॉइड पैदा होते हैं उसमें एक टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो इन दोनों का नंबर कैसे कैसे रहता है। तो अगर पूरे जो एफसीसी है उसमें कुल एटमों का नंबर अगर या आयनों का नंबर अगर n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर उतना ही रहेगा, उसी एटम के नंबर के बराबर। अगर एटम का नंबर या आयन का नंबर अगर n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर बच्चों वही इक्वल हो जाएगा, यानी एटम और आयनों के नंबर के इक्वल होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर, और टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर बच्चों उसके डबल हो जाएगा यानी 2n हो जाएगा। आप इस बात का ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि इससे रिलेटेड आप प्रॉब्लम बना पाओगे। ठीक है। अब ये स्पेशली जब टेट्राहेड्रल वॉइड का लोकेशन देखते हैं, फिर ऑक्टाहेड्रल का लोकेशन देखेंगे कि सीसीपी या एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ रहते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक काम करोगे, सबसे पहले एक क्यूब बना लोगे, एक यूनिट सेल बना लोगे, और इस यूनिट सेल में को एफसीसी टाइप का बनाओगे। एफसीसी का मतलब क्या होता है आप बताओ। तो आप कहोगे कि भैया एफसीसी का मतलब होता है कि सभी कॉर्नरों पे एटम रहेंगे, एफसीसी के सभी कॉर्नरों पर सर एटम रहेंगे। ठीक है, सभी कॉर्नर पर एटम रहेंगे। ठीक है, समझ गए हम कि सभी कॉर्नर पर एटम हैं। साथ में एफसीसी में और कहाँ एटम रहते हैं, तो आप कहोगे कि सर फेस में भी एटम रहते हैं। कहाँ एटम रहते हैं? फेस में भी। तो हम दे दिए ऊपर के फेस में, फिर एक नीचे के फेस में, राइट के फेस में, फिर एक लेफ्ट के फेस में, फिर एक पीछे के फेस में, और फिर एक आगे के फेस में। ठीक। अब हम इसको ब्रेक करते हैं, तो जो है छोटे छोटे यूनिट सेल में, छोटे छोटे यूनिट सेल में ब्रेक करेंगे एक क्यूब को, तो इसमें 12 यूनिट सेल हो जाएंगी, 8 यूनिट सेल हो जाएंगी टोटल। कैसे? तो आप ऊपर देखो, आगे एक यूनिट सेल पीछे, ध्यान से देखना, एक आगे यूनिट सेल और एक पीछे यूनिट सेल, इधर एक आगे एक पीछे, तो ऊपर 4 यूनिट सेल हो गई। उसी तरह नीचे भी एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, इस तरह 4 यूनिट सेल नीचे हो गई। तो टोटल यूनिट सेल कितनी हो गई? 12। अब इन 12 यूनिट्स 8 टोटल यूनिट सेल हो गई 8, और इस 8 यूनिट सेल में जो है छोटी छोटी यूनिट सेल में एक छोटी सी यूनिट सेल ले लेते हैं, और उसमें 4 एटमों को हम कनेक्ट कर देते हैं। 4 एटमों को क्या कर देते हैं? कनेक्ट कर देते हैं, जो एक दूसरे से अल्टरनेट रहेंगे, अल्टरनेट पोजीशन पर रहेंगे। तो इससे एक टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। देखिएगा, इसे मिलाया, इसे मिलाया, इसे मिलाया, अब इन सबको इस हेड से मिला दिया, हेड से, तो हो गया टेट्राहेड्रल। यही टेट्राहेड्रल वॉइड बन गया। ठीक है, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इससे हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड बन गया। तो एक स्मॉल क्यूब में टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर कितना हो गया? 1 हो गया। तो स्मॉल क्यूब का नंबर कितना है? 8।
तो इस तरह एक यूनिट सेल में 8 आपको टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए। टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड 8 हो गए। आप कह सकते हैं कि इसमें पर यूनिट सेल 8 क्यूबिक सेल हैं। एक यूनिट सेल के अंदर कितने आपको स्मॉल यूनिट सेल हैं? कितने हैं आपको? 8 हैं। अब आठों में एक एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो टेट्राहेड्रल वॉइडों का नंबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी इक्वल टू 8 पर यूनिट सेल। तो लिख सकते हैं आप नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर यूनिट सेल 8। ठीक है। और नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ टोटल एटम्स यानी जेड इफेक्टिव, नंबर ऑफ टोटल एटम्स, नंबर ऑफ टोटल एटम्स यानी जेड इफेक्टिव कितने हो जाएंगे इसमें? 4। एफसीसी में तो आपका पहले का जोड़ा हुआ है, और ऐसे भी फेस वाले आधा आधा, तो 6 फेस पर एटम है तो आधा आधा 6 बार जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा। कॉर्नर का 1/8 8 बार जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा। तो टोटल जेड इफेक्टिव कितना हो गया? 4। और पर यूनिट सेल टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो गया? 8। यानी कि जेड इफेक्टिव का डबल है ना टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स लिख सकते हैं 2 इंटू जेड इफेक्टिव। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड लिख सकते हैं आप 2 इंटू जेड इफेक्टिव। यहाँ लिख लीजिए टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू 2 इंटू जेड इफेक्टिव। 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। ये भी लिख लीजिएगा, आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। तो इस केस का टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर हम लोग डिफाइन कर लिए। तो टेट्राहेड्रल वॉइड एक यूनिट सेल में कितने होंगे? 8। जैसे देखिए अब ये कहाँ कहाँ होते हैं यूनिट सेल में, तो एक यूनिट सेल हम बना दिए और इस यूनिट सेल में हर एक डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, बॉडी डायगोनल पर। और आप तो जानते हैं कि बॉडी डायगोनल 4 होते हैं। देखिए यहाँ पर बॉडी डायगोनल क्या है? मान लीजिए ये ए है, ये बी है, तो ए से बी को जोड़ने वाला लाइन जो है कहलाएगा बॉडी डायगोनल। ये बॉडी डायगोनल है जिसका लेंथ भी बॉडी डायगोनल का लेंथ मान लीजिए x, दैट विल बी a√2 3/4 होता है, a√3 होता है। ये बॉडी डायगोनल का लेंथ होता है a√3। ये AB हो गया, तो AB इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a√3। ये बॉडी डायगोनल हो गया। इस बॉडी डायगोनल पर आपके जो हैं कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे? 2। एक यहाँ हो गया और एक इधर यहाँ हो गया। ठीक है। इनका हम डिस्टेंस भी बताएंगे। एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड। फिर आप दूसरा बॉडी डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए। तो दूसरा बॉडी डायगोनल आप ड्रॉ कर दीजिए। इधर का ये कॉर्नर और पीछे का कॉर्नर, इस पर भी एक यहाँ और एक यहाँ ड्रॉ कर दीजिए। हो गया 2 यहाँ, 4 टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए। अब आगे ये एक है और एक आगे और एक पीछे, तो यहाँ एक टेट्राहेड्रल वॉइड, एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ, और एक बॉडी डायगोनल यहाँ से ड्रॉ कीजिए जो यहाँ जाके ख़त्म हो। तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ, एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ।
सब बॉडी डायगोनल का लेंथ बराबर होता है भैया। x मान लीजिए a√3 होगा हर बॉडी डायगोनल का लेंथ। अब बॉडी डायगोनल का सबका लेंथ जब बराबर है, आपके सारे बॉडी डायगोनलों का लेंथ क्या है भाई, बराबर है, तो ज़रा देखा जाए कि कॉर्नर से कितनी दूरी पर आपका टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। माना कि ये कॉर्नर का पॉइंट A है और ये कॉर्नर का पॉइंट B है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये कुछ भी मान लीजिए, वैसे ये x है, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड जो बनेगा वो इससे जो है, अगर पूरा का लेंथ x है तो x/4 पर बनेगा, x/4 पर बनेगा। और चूंकि आप जानते हैं कि x का वैल्यू √3 a√3 है, तो a√3/4 डिस्टेंस पर बढ़ेगा। और यहाँ से इसका डिस्टेंस तब उस स्थिति में कितना हो जाएगा, ये 3x/4 होगा, यानी a√3/4 होगा। यानी ये टेट्राहेड्रल वॉइड का इसका डिस्टेंस, इस टेट्राहेड्रल वॉइड का डिस्टेंस कितना होगा, a√3/4, या कहिए x/4, यानी पूरे बॉडी डायगोनल का 1/4 डिस्टेंस पर टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। और दूसरे कॉर्नर से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3x/4, यानी a√3/4। वैसे इसमें एक और टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ भी बनेगा, तो उससे उसका डिस्टेंस फिर वही हो जाएगा। तो आप अगर और टेट्राहेड्रल वॉइड बनाना चाहोगे, पसंद करोगे, दोनों टेट्राहेड्रल वॉइड जो एक बॉडी डायगोनल पर, तुम ये जान चुके हो कि एक बॉडी डायगोनल पर कितने टेट्राहेड्रल वॉइड पड़ेंगे, फॉल करेंगे, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड फॉल करेंगे। एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड फॉल करेंगे। ये आपका बॉडी डायगोनल है ना, ठीक। तो इस बॉडी डायगोनल पर आपके 2 टेट्राहेड्रल वॉइड फॉल करेंगे। एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ फॉल किया, इसका डिस्टेंस कॉर्नर से जो है a√3/4 होगा, a√3/4। और एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ फॉल करेगा, तो इसका भी अपने कॉर्नर से डिस्टेंस a√3/4 होगा। आप तो जान गए, ये A से ये B है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो इस टेट्राहेड्रल वॉइड का a√3/4 या x/4, और इससे इसका a√3/4 यानी x/4। अब दोनों टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन बोथ टेट्राहेड्रल वॉइड, डिस्टेंस बिटवीन बोथ टेट्राहेड्रल वॉइड। दोनों टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा भाई, तो आप ये कर सकते हैं कि ये इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, पूरा डिस्टेंस x है, x में से ये घटा दीजिए और ये घटा दीजिए, तो पूरा डिस्टेंस x है, x में से ये x/4 घटा दीजिए, x/4, आई भी x/4 घटा दीजिए, तो बच गया कितना, x/2। और x/2 का मतलब a√3/4, a√3/2। x का वैल्यू है a√3, x का वैल्यू कितना है, a√3, तो a√3/2, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। और a आपको पता है एज लेंथ है भाई, a क्या है, एज लेंथ है, ये आप जानते हो पहले से, a इज़ द एज लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है a, एज लेंथ। तो एज लेंथ क्यूब का है a, और इस तरह जो है ये टेट्राहेड्रल वॉइडों के बीच का, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया आप
इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लिए, इधर का डिस्टेंस आप पता कर लिए, इसका डिस्टेंस पता कर लिए, तो पूरा लोकेट कर दिए, इसका पोजीशन लोकेट कर दिए। और 8 टेट्राहेड्रल वॉइड पर यूनिट सेल हैं ही, ये भी आप बता दिए। तो आपका तो टोटल काम हो गया, टेट्राहेड्रल वॉइड का लोकेशन आप बता दिए, आप लोकेट कर लिए। अब आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड को लोकेट कीजिए, ठीक है ना। ओके, देखिए लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का लोकेशन क्या होता है, तो एक बार फिर से कंसीडर कर लीजिए एफसीसी यानी सीसीपी क्रिस्टल, और उसमें एक बॉडी सेंटर्ड होगा, एक बॉडी होगा, और बॉडी एफसीसी में चारों 6 तरफ से फेस से कवर्ड रहेगा, सराउंडेड रहेगा। और फेस के 6 फेस के एटम को जब कनेक्ट कीजिएगा तो एक ऑक्टाहेड्रन बनेगा, बीच में बॉडी पर जो अनऑक्युपाइड स्पेस रहेगा, और ये अनऑक्युपाइड स्पेस ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। अनऑक्युपाइड स्पेस प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर विल बी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। जैसे सिंपली आपको थोड़ा सा फिगर से मैं दिखा दूं कि इस तरह से, यहीं देखिए, देखिए ये आपका हो गया। अब ये बॉडी ऊपर के फेस में एटम रहेगा, नीचे के फेस में एटम रहेगा, आगे के फेस में राइट के रहेगा, लेफ्ट के रहेगा, और आगे के फेस में रहेगा, पीछे के फेस में रहेगा, ठीक। अब इन 6 एटमों को अगर आप कनेक्ट कर देते हो, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक, और इनसे इनको कनेक्ट कर देते हो, ये फिर यहाँ से ये और ये, तो इस तरह का स्थिति पैदा हो जाएगी। एक फेस में यहाँ एटम है, यहाँ है, यहाँ है, एक फेस यहाँ है, एक फेस यहाँ है, तो ये सभी कनेक्ट हो गए, ये, तो ये कनेक्ट हो गए। तो ये बीच में जो खाली जगह बचा, यही है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसी जगह को क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये 6 एटम फेस पर, देखिए ऊपर के फेस, नीचे के फेस, राइट के फेस, लेफ्ट के फेस, आगे के फेस और पीछे के फेस, ये 6 फेस हैं, ये 6 फेस हैं भाई। और ये जो एटम देख रहे हैं, ये फेस पर है, फेस पर है, फेस पर है, फेस पर है, फेस पर है और फेस पर है। ये 6 फेस के एटम को कनेक्ट किए तो बीच में एक खाली जगह बना, उस जगह का नाम है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और इस तरह किसी भी एटम में एक बॉडी होता है और उसके बॉडी में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन के तैयार हो जाता है, ऑक्टाहेड्रॉन तैयार होता है। और इसी तरह से जो है हर एक एज पर, एज जो होता है, हर एक एज पर भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। एज पर तो कोई एटम रहता नहीं है एफसीसी के, तो एज खाली हो गया, तो जो खाली जगह है वही ना वॉइड बनेगा, एटम नहीं रहता है। एटम तो रहेगा कॉर्नर पर और फेस पर, एटम तो सिर्फ कॉर्नर पर और फेस पर रहेगा, तो एज पर तो नहीं ना रहेगा। तो वही एज, हर एक एज पर कितने एज होते हैं क्यूब में, 12, 12 एज पर एक एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। लेकिन एज पर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा वो इस यूनिट सेल में मात्र 1/4 कंट्रीब्यूट करता है। आप जानते हो कि कोई भी क्यूब अपने एज से 4 क्यूब से अटैच्ड होता है, 4 यूनिट सेल से अटैच होता है। मान लो ये एज पर तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है, तो इधर एक क्यूब है, इसके कनेक्शन में ये है, देखो, ठीक है, तो इसमें 1/4 जाएगा, 1/4 इसमें जाएगा, एक ऊपर है, तो
उससे भी कनेक्टेड है भैया। तो उसमें भी 1/4 जाएगा, और एक ऊपर के बगल में है भैया, तो इसमें भी 1/4 जाएगा। तो ये जो एज पर जो एटम है वो 1/4 इसमें देगा, इस यूनिट सेल में, इस यूनिट सेल में 1/4, इसमें 1/4, इसमें 1/4। तो हर एज पर प्रेजेंट एटम एक यूनिट सेल में अपना कितना पार्ट देता है? 1/4। तो ये एज कितने होते हैं एक यूनिट सेल में? टोटल एज का नंबर कितना होता है अभी? तो एक यूनिट सेल में टोटल एज का नंबर होता है 12, और एक एज जो है 1/4 देगा, तो 12 एज कितने दे देंगे? तो 12 × 1/4 = 3, यानी टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड बाय कंट्रीब्यूटेड बाय द एज विल बी कितना? तो 3। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो एज के द्वारा कंट्रीब्यूट होगा वो 3, और जो बॉडी के द्वारा कंट्रीब्यूट होगा वो 1। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे? कुल संख्या में ये कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है। और आप जानते हैं कि एफसीसी में जेड इफेक्टिव कितना होता है? एफसीसी में जेड इफेक्टिव 4 होता है। ये तो थोड़ी देर पहले भी देखे हैं, बहुत पहले भी देखे हैं, कई जगह देखे हैं। तो जेड इफेक्टिव इन एफसीसी 4 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी 4, तो दोनों का नंबर ऑक्टाहेड्रल वॉइड और जेड इफेक्टिव इस केस में क्या हो गए? बराबर हो गए। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड और जेड इफेक्टिव बराबर हो गए, जबकि टेट्राहेड्रल वॉइड डबल था। जेड इफेक्टिव का क्या था? डबल था, यानी दोगुना था। ठीक है ना? तो ये जो है कंडीशन था। अब इसी चीज़ को आप लोग जो है फिगर के थ्रू देखिए। तो देखिए, अब ये फिगर बना भी लीजिएगा। देखिए, अब आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड का स्टेटस दिखाते हैं फिगर से। देखिए, ये जो है यहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। अब ये कनेक्टेड कैसे कैसे होगा भैया? तो ऊपर फेस में एक एटम, नीचे के फेस में एक एटम, राइट के फेस में एक एटम, लेफ्ट के फेस में एक एटम। ये 4 से तो कनेक्ट हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड बीच वाला। पीछे के फेस में एक एटम और आगे के फेस में एक एटम, इससे भी कनेक्ट हो गया। तो इस तरह से 6 से कनेक्ट हो गया। 6 से ही कनेक्ट होता है। 6 एटम के बीच में जो खाली जगह बचती है उसी को हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। 6 एटम के बीच में जो खाली जगह बचती है उसी को हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया इस तरह का। अब कॉर्नर वाला ये एज वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखिए कैसे कनेक्टेड होता है। तो एज, हर एक एज पर भी तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होना है। तो हर एज पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा यहाँ। अब यहाँ वाला एटम बराबर बराबर दूरी के कितने एटम से अटैच है? तो यहाँ जो एटम है ए, अगर ये लेंथ ए है, ये लेंथ अगर ए है, तो a/2 डिस्टेंस पर यहाँ एटम होगा, a/2 डिस्टेंस पर यहाँ एटम होगा। अब यहाँ से a/2 डिस्टेंस पर नीचे वाले फेस में एक एटम होगा, नीचे वाले फेस में, और a/2 डिस्टेंस पर ऊपर जो क्यूब होगा इसके ऊपर, उसमें एटम होगा। a/2 डिस्टेंस पर इस फेस में एक एटम होगा और a/2 डिस्टेंस पर इस फेस में एक एटम होगा, बगल वाले क्यूब के फेस में। तो इस तरह से ये एज जो है कितने के कनेक्शन में हो गया? ये भी 6 के कनेक्शन में हो गया। एक तो अपने ही एज पर 2 एटम a/2 डिस्टेंस पर हैं, एक a/2 पर ऊपर के फेस में और एक a/2 पर अपने फेस में, एक a/2 पर अपने फेस में लेफ़्ट साइड, एक a/2 में दूसरे के फेस में राइट साइड। तो इस तरह से 6 एटम से कनेक्टेड ये भी एक क्या बन जाएगा? ऑक्टाहेड्रॉन। ठीक है, बन जाता है
और इस तरह से जो है आपका तैयार होता है ये ऑक्टाहेड्रॉन। तो हर एज पर आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड एफसीसी में आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड हर एक एज पर बना के आप देख सकते हैं कि टोटल आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइडों का नंबर इस एज पर होगा, इस एज पर, इस एज पर, इस एज पर। ऊपर के 4 एज पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गए, नीचे के चारों एज पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गए, और खड़ा खड़ा जो 4 एज है इन पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गए। ठीक, तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो गए? ये सब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो हैं टोटल ऊपर के चारों एज पर, नीचे के चारों एज पर और वर्टिकल चारों एज पर आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गए। इस तरह से आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिल गए। अब इसमें जो है एटम कहाँ कहाँ रहते हैं? कॉर्नर पर रहते हैं। एटम कहाँ रहेंगे? कॉर्नर पर रहते हैं, क्योंकि ये एफसीसी है। तो एफसीसी के केस में एटम रहते हैं कॉर्नर पर। और कहाँ रहते हैं एटम? फेस में, ऊपर के फेस में, नीचे के फेस में, राइट लेफ्ट के फेस में, राइट के फेस में, आगे के फेस में और पीछे के फेस में। इस तरह जो है सभी फेस में एटम रहेंगे। तो फेस 1/2 1/2 3 कंट्रीब्यूट करेगा और कॉर्नर 1 कंट्रीब्यूट करेगा, तो 4 कंट्रीब्यूट हो गया। और आपको जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं सभी एज पर हैं, तो 3 एज से कंट्रीब्यूट हो गया और एक बॉडी वाला कंट्रीब्यूट हो गया। एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड याद रखिएगा कहाँ होता है? बॉडी में ही भी याद रखना है। एक बॉडी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी में और बाकी 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड सारे एज पर मिलाकर कुल ऑक्टाहेड्रल वॉइड का हम लोगों का नंबर कितना हो जाता है? बताइए। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर हो जाता है 4 और जेड इफेक्टिव भी 4, यानी कि जेड इफेक्टिव और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर क्या होगा? इक्वल होगा, बराबर होगा। इस तरह हम लोग इसमें निकाल लेते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड जेड इफेक्टिव और फाइनल हो जाता है। ये क्वेश्चन जो है आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव है। ये आईआईटी एडवांस टू 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये एडवांस का क्वेश्चन है, इजी ही है। ये तो आपका पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। हम आपको क्यूबिक क्लोज पैकिंग पढ़ा चुके हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग ऑफ 3 डायमेंशन। इसमें क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्या होता है कि लेयर पर लेयर, लेयर पर लेयर चढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो अपने लेयर में 6 एटम से हेक्सागोनल पैकिंग होती है। तो अपने लेयर में कोई भी एटम जो है 6 एटम से अटैच्ड होता है। आप जानते हो एक एटम है तो ये कितने एटम से अटैच्ड होता है भाई? तो अपने लेयर में आपको 6 एटम से अटैच्ड होता है। ये 6 एटम से अटैच्ड है, ये बीच वाला एटम 6 एटम से अटैच्ड होता है अपने लेयर में, और इसके ऊपर वाला लेयर के 3 एटम से अटैच्ड होता है, नीचे वाले से 3 से। तो टोटल कितने एटम से अटैच्ड होता है? ये 12 एटम से अटैच्ड होता है। लेकिन यहाँ क्या कहा है? द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन द टॉप मोस्ट लेयर। टॉप मोस्ट लेयर का मतलब इस लेयर के ऊपर कोई लेयर नहीं है।
इस लेयर के ऊपर कोई लेयर नहीं है, इसके नीचे है, तो ये अपने लेयर में 6 एटम से अटैच्ड है और नीचे के लेयर के 3 एटम से, तो 6 और 3 कितने हुए 9। इसके ऊपर तो कोई लेयर ही नहीं है जिससे कि 3 एटम और आ जाए, तो ये तो 9 एटम से ही अटैच्ड होगा, तो इसलिए ये जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और यहाँ कैसा स्टेटमेंट मांगा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये हो गया आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, अब आगे के स्टेटमेंटों पर आप ध्यान दोगे कि आगे कैसा स्टेटमेंट है। तो सीसीपी में पैकिंग फ्रैक्शन लगभग 74% होता है, पैकिंग इफ़िशियंसी सबसे हाईएस्ट होती है, 26% जगह खाली रहता है, आपको तो बताया गया है, और 74% जगह जो है पैक्ड रहता है, पैकिंग रहती है 74% जगह का। तो इस केस में 74% ही पैकिंग इफ़िशियंसी दिया गया है, इसका मतलब ये सही है। और अभी अभी आप पढ़े हैं कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइडों का रेशियो, तो यहाँ पहले ऑक्टाहेड्रल लिखा है, तो ऑक्टाहेड्रल और बाद में लिखा है टेट्राहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल से टेट्राहेड्रल डबल होता है, तो ऑक्टाहेड्रल 1 और टेट्राहेड्रल 2 1:2 के रेशियो में होगा। ऑक्टाहेड्रल का जितना नंबर अभी तो लिखे ही थे इसी क्लास में कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड 2n होगा, तो आप तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड से टेट्राहेड्रल वॉइड डबल होगा, यानी कि ये भी तो सही है, तो ये भी आपका सही हो गया। अब देखना है ये द यूनिट सेल एज लेंथ इज 2√2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द एटम। अब तो भाई आपको इस तरह से देखना हो, तो क्या कह रहा है, एज लेंथ मान लीजिए, इसका एज लेंथ कितना है भैया, ए, एज लेंथ ए है, एटम का रेडियस आर मान लेंगे, तो यूनिट एज लेंथ ए 2√2 टाइम्स द रेडियस ऑफ एटम, एटम के रेडियस का 2√2 टाइम्स है यूनिट एज लेंथ, एज लेंथ यूनिट एज लेंथ। तो अब आप आगे वाला फेस ले लीजिए, मान लीजिए आप आगे वाला फेस ले लिए, आगे वाला फेस आपको दिख रहा है, ये वाला फेस आप उठा लीजिए, ये आगे वाला फेस, चलिए आगे वाला फेस हमने ले लिया। ये आगे वाले फेस में ये हो गया फेस डायगोनल, तो फेस डायगोनल कितना हो जाएगा भैया, फेस डायगोनल, फेस डायगोनल इजकल टू a√2, ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये लेंथ a है, ये लेंथ a है, तो ये डायगोनल a√2 हो जाएगा, फेस डायगोनल। ठीक, अब इसमें एटम आएंगे, तो ये एक एटम हुआ जिसका रेडियस r आया, ये एक एटम हुआ जिसका रेडियस r आया, ये एक एटम हुआ जिसका रेडियस 2r आया। ठीक है, रेडियस, इस एटम का रेडियस r, इस एटम का रेडियस r, इस एटम का पूरा डायमीटर आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, तो पूरा डायमीटर, और डायमीटर का रेडियस से क्या रिलेशन होता है, डायमीटर इजकल टू 2r, तो ये डायमीटर इज इक्वल टू 2r पूरा आ गया, डायमीटर इजकल टू 2r, तो ये पूरा एटम का रेडियस 2r आ गया, इधर r इधर r, तो कितने r हुए, 4r हुए ना, तो a√2 इज इक्वल टू, ये लेंथ a√2 भी है, तो 4r, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4r/√2, तो इसको कैंसिल कीजिए तो कितना आ जाएगा, a√2 सॉरी ये कैंसिल होगा तो 2√2r, तो a यानी एज लेंथ इजकल टू 2√2r, तो 2√2 टाइम्स ऑफ r रेडियस दिया भी गया है, यानी ये भी सही है, यानी ये बन गया, यानी बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, आप पढ़ चुके हैं, एडवांस भी का भी क्वेश्चन आप बना सकते हो।
क्वेश्चन तो आप एडवांस का भी बना सकते हो, ऐसा भी नहीं है कि आप जो है पढ़ाई किए हो इसमें एडवांस नहीं बनेगा, ऐसा नहीं। इतना पढ़ाई कर लिए हो, ऐसा बेस तुम्हारा तैयार हो गया है कि इसमें तुम एडवांस से लेके और जो है विदाउट एडवांस सब बन जाएंगे क्वेश्चन। ऐसा हमने आपको कॉन्सेप्ट दे रखा है, बेस बना दिया है, और जिनका बेस अच्छा होता है वो हर तरह के क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी एक क्वेश्चन है, ये आपको आईआईटी एडवांस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको अब पढ़े हुए हैं, आपको तो अभी पढ़ाए हैं, सो उसी से बन जाएगा। क्यूबिक क्लोज पैकिंग यानी एफसीसी, तो एफसीसी का सेटअप ले लिया गया, तो एफसीसी का सेटअप भैया ले लिया गया। तो अभी अभी तो आप देखे थे ना कि एफसीसी या क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्या होती है। अभी तो आप देखे थे कि कॉर्नर पर एटम होते हैं, तो कॉर्नर पर ऑक्सीजन को डाल दिया। ठीक है, और कहाँ होते हैं? फेस पे, ऊपर नीचे फेस, लेफ्ट राइट फेस, आगे पीछे का फेस। तो जेड इफेक्टिव कितना पढ़े थे? जेड इफेक्टिव कितना? 4, यानी ऑक्सीजन के एटम का ऑक्साइड आयंस, ऑक्साइड आयंस O-2 आयंस इज इक्वल टू 4। तो टोटल निगेटिव चार्ज क्या हो गया? टोटल निगेटिव चार्ज, टोटल निगेटिव चार्ज -8 हो गया। एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है, तो ऐसे ऐसे कितने ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे सीसीपी में? कितने ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे? 4। तो 4 हो जाएंगे, तो टोटल निगेटिव चार्ज कितने हो जाएंगे? 4 इंटू -2 दैट विल बी -8। ठीक है, अब इसमें आप बताओगे इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे? नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? तो जितने एटम उतने ही होते हैं, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? 8। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स किसके द्वारा ऑक्युपाइड हैं देख लीजिएगा। तो ऑक्टाहेड्रल होल्स ऑक्युपाइड बाई एल्युमिनियम आयन लिखा हुआ है। आयन का मतलब एल्युमिनियम पर कितना चार्ज रहता है? Al+3। इस आयन के द्वारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्युपाइड होते हैं। इस आयन के द्वारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपके ऑक्युपाइड होते हैं। चलिए, अच्छी बात है। अब इस आयन के द्वारा कौन होते हैं भाई? ये टेट्राहेड्रल वॉइड को कौन ऑक्युपाई करता है? n फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल होल्स आर ऑक्युपाइड बाय मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन यानी कि Mg+2 आयन। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इन ऑर्डर टू मेंटेन, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना है। इन ऑर्डर टू मेंटेन इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। क्यों? क्योंकि निगेटिव चार्ज है -8, तो पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए आपको +8। अब +8 लाने के लिए आप क्या करोगे? जबकि एक ये यूनिट है +3 और ये है +2, तो इसको 8 लाने के लिए आप क्या करोगे? 2 इंटू Al+3 आयन, +3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू Mg+2 आयन। ठीक है, तो 2 इंटू +3 प्लस 1 इंटू +2 इज इक्वल टू +8। +8 आ गया, -8 था, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी हो गई। तो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए
आप जो है 2 एल्युमिनियम लोगे। एल्युमिनियम का नंबर कितना लोगे? 2 एल्युमिनियम लोगे तो इसका नंबर हो जाएगा 2। इसका नंबर कितना लोगे? 1। तो अब एल्युमिनियम टोटल टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा और एल्युमिनियम कौन फ्रैक्शन है? m फ्रैक्शन। तो फॉर एल्युमिनियम +3 आयन, एल्युमिनियम +3 m फ्रैक्शन में जाता है। अब बताइए इसके लिए जगह जो है जाने के लिए कितने दिए गए हैं? जाने के लिए टोटल जगह कितने दिए गए हैं? तो 4 जगह दिए गए हैं। उसमें से कितने पर गया है? ये मात्र 2 पर गया है। तो 2/4 इसी फ्रैक्शन में ये गया है, तो 1/2। एल्युमिनियम को जाने के लिए जो जगह प्रोवाइड है किया गया है वो जगह प्रोवाइडेड है 4, जिसमें से 2 जगह पर ही ये जाता है, तो 1/2 जगह पे जाता है। और फॉर Mg+2 आयन, इस आयन के लिए n फ्रैक्शन, तो इसके लिए जगह दिए गए हैं कितने? 8। लेकिन कितने जगह पर जाता है? एक ही मैग्नीशियम ना उसको चार्ज को न्यूट्रलाइज कर पाता है, तो 1 जाता है और दिए गए हैं 8। यानी कि 8 टेट्राहेड्रल वॉइड में से एक ही टेट्राहेड्रल वॉइड पर मैग्नीशियम रहेगा, बाकी 7 खाली रहेगा। हाँ, और वही हाल एल्युमिनियम के साथ भी है। एल्युमिनियम में 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड में से मात्र 2 ही पर एल्युमिनियम रहेगा, 2 खाली रहेगा। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है। पहले भी फार्मूला में आपको मैं बता चुका हूँ कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड विल बी फुलफिल्ड फॉर मेकिंग ए फार्मूला। तो एक फार्मूला बनाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि सारे जगह भर ही जाएं, कुछ जगह खाली भी छूट सकते हैं। तो ये फार्मूला बनाने के लिए इसमें 1/8 फ्रैक्शन ही ऑक्युपाइड है होल का, और ये 1/2 फ्रैक्शन ही ऑक्युपाइड है होल का। तो एल्युमिनियम आगे है 1/2 और पीछे मैग्नीशियम है 1/8। तो 1/2 एंड 1/8 आपको फर्स्ट ही चॉइस दिख रहा है आंसर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन भी बना लिए। तो आपको क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा बेस मजबूत करना है। क्वेश्चन इजी रहेंगे, आपको एडवांस के भी क्वेश्चन बनेंगे, मेंस के भी क्वेश्चन बनेंगे, पीएमटी के भी क्वेश्चन बनेंगे, सारे चीज़ों का क्वेश्चन बनेंगे आपसे। फिर हाँ, देखिए अब आप लोग ये क्वेश्चन भी एडवांस का ही पूछा हुआ है 2018 का, यानी लेटेस्ट है, हाल फिलहाल का क्वेश्चन है। 2018 एडवांस में पूछा गया था और कहा गया था कि कंसीडर एन आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड होगा, आयनिक सॉलिड MX विथ NaCl स्ट्रक्चर। यानी कहने का मतलब यहाँ कह रहा है कि MX एक आयनिक सॉलिड कंसीडर कीजिए जिसका स्ट्रक्चर NaCl की तरह है। तो पहले तो आप NaCl का स्ट्रक्चर कंफर्म हो लीजिए। तो आप ये कंफर्म हो लो कि जो पढ़े हो उसी तरह का स्ट्रक्चर होता है NaCl। द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl is of FCC or CCP in which number of cations is equal to 4 and number of anions is equal to 4। दोनों का नंबर 4 होता है। यानी कहने का मतलब हो गया क्लियर कि M+ का नंबर जो है 4 और X- का नंबर 4 हो गया ना क्लियर। केटायन का नंबर 4, तो यानी कि M+ का नंबर 4 और X- का नंबर भी 4। वैसे भी आप अभी FCC CCP की चर्चा करके आए हैं, उसमें होता क्या है,
तो उसमें आपको ऑक्टाहेड टोटल एटम 4 हो गए, तो एटम चले गए अपना जगह पर, और उसके बाद वो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, उसमें जाके ऑक्यूपाई होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है और 4 एटम होता है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड और एटम का नंबर बराबर होता है। ठीक है, लैटिस पॉइंट का नंबर बराबर होता है, तो इसीलिए 4 4 दोनों बराबर हो जाएगा, तो फार्मूला इसका सेट कर जाएगा। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ होता है? एज पर होता है, याद है ना? एज पर होता है, और कहाँ होता है? सेंटर में होता है, और सेंटर में होता है, बॉडी में होता है, और फेस पर एटम रहते हैं और कॉर्नर पे एटम रहते हैं। चलिए फिगर भी थोड़ा बना लेते हैं हम लोग। चलिए ये फिगर बन गया। अब जो फिगर है तो इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या करना है, ये आप क्वेश्चन के हिसाब से देखते जाइए और करते जाइए। ठीक, रिमूव ऑल एनायंस एक्स एक्सेप्ट सेंट्रल 1। सेंटर में एक एनायन जो है उसको छोड़ के सभी एनायन को रिमूव कर दीजिए। ठीक है, सेंटर में एक एनायन है, उसको छोड़ के एक्स को सभी एनायन को रिमूव कर दीजिए। तो हो सकता है एनायन एज पर हों तो उनको रिमूव कर देना है। तो जेड इफेक्टिव एक्स माइनस कितना हो गया? टोटल 4 होंगे एक्स माइनस, 4 में से सब रिमूव कर देना है एक को छोड़ के। तो सेंटर वाला पूरा पूरा एटम आता है, तो 3 एटम रिमूव कर देना है, तो 1 बच गया। ठीक है, जेड इफेक्टिव एक्स माइनस का नंबर बच गया कितना? 1। जो बॉडी में है उसको छोड़ देना है। रिमूव ऑल एनायन, सभी एनायन को रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए, कह रहा है, रहने मत दीजिए, एक्सेप्ट सेंट्रल 1। तो सेंटर में जो एक्स माइनस है उसको छोड़ दीजिए और बाकी सब को हटा दीजिए। चलिए हटा दिया, यानी कॉर्नर पर जितना होंगे सबको हटा दिए। सॉरी, एज में यहाँ वाला हटा दिया, यहाँ वाला हटा दिया, सारे एज वाला हटा दिया, सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड को हटा दिया और बॉडी वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड छोड़ दिया। चलिए सेकंड पॉइंट देखिए, ये ए का काम हो गया। अब बी का काम कीजिए। रिप्लेस ऑल फेस सेंटर्ड केटायंस एम बाई एनायंस। लीजिए, फेस सेंटर पे केटायन है, फेस पर, सारे फेस पर क्या है? केटायन। ऑल फेस सेंटर केटायन बाई एनायन, तो केटायन को भी हटा दीजिए। तो अब जेड इफेक्टिव एम प्लस सबको हटा दीजिए भैया, कॉर्नर वाला खाली बचेगा और क्या। तो इस सब को हटा दीजिए। 4 था ना, ये भी 4 में से सभी फेस पर, तो अब फेस वाला हाफ हाफ कंट्रीब्यूट करता है, आपको पता है, ठीक है ना। तो हाफ 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 हाफ, तो 6 फेस में से घट गया, तो हाफ हाफ घट गया 6 फेस में से, कितना घट गया? 3 घट गया। तो 3 आइटम घटा दीजिए, तो बच गया जेड इफेक्टिव एम प्लस कितना? 1। ठीक है, और इसमें जेड, और इसको रिप्लेस किसके द्वारा किया गया? रिप्लेस किया गया फेस सेंटर्ड केटायन, हटा दिए और उस पर डाल दिए एनायन। तो जेड इफेक्टिव एक्स माइनस, तो 3 घटे तो 3 आएंगे, एक्स माइनस तो 3। अब पहले से कितना था? जेड इफेक्टिव कितना था पहले से? एक्स, एक बॉडी में था और ये 3 यहाँ आ गए, तो कितने हो गए? 1 + 3, इट विल बी 4। ठीक है, इसमें 4 हो गए। चलिए अब सी देखिए, रिमूव ऑल कॉर्नर केटायंस। लीजिए, एक केटायने था, केटायन का नंबर कितना था जी? 1, और सब केटायन को, कॉर्नर वाले केटायन को ख़त्म करने के लिए कह रहा है, यानी कॉर्नर पे जितना एम है उसको साफ कर दीजिए। लीजिए, तो जेड इफेक्टिव एम प्लस 1 था और सबको
हटा देना है, तो 1 - 1 0, कहानी ख़त्म। चलिए अब रिप्लेस द सेंट्रल एनायन X बाई केटायन M। सेंट्रल एनायन, सेंटर पे यहाँ एक छूटा था, याद है ना फर्स्ट पॉइंट, सेंटर पर एक एनायन को छोड़ने के लिए कहा था। लीजिए उसको भी अब कह रहा है कि छोड़ेंगे नहीं तुमको, छोड़ेंगे नहीं तुमको, हम रिप्लेस कर देंगे M से। M का तो नंबर 0 हो चुका है, अब तो एक भी नहीं है ना। लेकिन यहाँ फोर्थ पॉइंट में एक M आ रहा है। जो सेंटर में X था, इस X को हटा देना है। सेंटर में जो X था, इस X को हटा देना है और इसके जगह पे क्या डाल देना है, M प्लस। तो लीजिए, तो एक तो आ गया, तो इसमें दो बात हुई। Z इफेक्टिव X माइनस का क्या केस है, X माइनस का Z इफेक्टिव कितना हो गया, तो 4 था, इसमें से एक हट गया, 4 - 1 3 रह गया। और जो है Z इफेक्टिव M का क्या स्थिति हुआ, 1 बढ़ गया। पहले तो 0 था, तो 0 + 1 इट विल बी 1, ठीक है ना। 0 + 1 इट विल बी 1, यानी केटायन कितना रह गया भैया, 1। एनायन कितना रह गया फाइनली, 3। तो नंबर ऑफ एनायन बाई नंबर ऑफ केटायन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ केटायन बाई नंबर ऑफ एनायन। इसी का Z नाम दिया है। इस Z का वैल्यू कितना होगा, यहाँ फिलअप द ब्लैंक्स है, इस खाली जगह में भरना है। तो एनायन का नंबर कितना हो गया, एनायन का नंबर हो गया, अब हम डायरेक्ट यहीं लिखते हैं, एनायन का नंबर 3 और केटायन का नंबर 1, तो 3:1। तो फार्मूला हो जाएगा MX3, ठीक है ना। केटायन M हुआ तो M1, एनायन 3 हुआ तो MX3। और एक बात और ज़रूर कहा है, चार्ज को नेगलेक्ट कर देना है। चार्ज बैलेंस करने के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो चार्ज डिस्टर्ब कर देगा, क्वेश्चन नहीं बनने देगा। तो क्वेश्चन फ्रेम करवाया गया है हम लोगों से ऐसा। तो एनायन का नंबर कितना आ गए भाई, यहाँ देखिए, एनायन X माइनसों का नंबर, X माइनसों का नंबर 3 आ गए और M प्लसों का नंबर 1 आ गया। जैसा जैसा कहा गया वैसा वैसा हमने किया और करके ये फार्मूला निकाला। तो केटायन, सॉरी, एनायन बाई एनायंस बाई केटायंस इज इक्वल टू 3/1, ठीक है। तो 3 भी कह सकते हैं, 3 फाइनली, और MX3 फार्मूला कह सकते हैं। और इस तरह ये क्वेश्चन भी आपका बन गया। 2018 एडवांस का क्वेश्चन था और जो आप बना लिए और बनाने में सक्षम हो गए। ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा, आप सब क्वेश्चन बना सकते हो, हर क्वेश्चन कर सकते हो, ये तुम में कैपेबिलिटी है। तो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन हो, टेढ़ा से टेढ़ा क्वेश्चन हो, मेन फैक्ट है हम लोगों ने जो तुम्हें सिखा दिया, बेसिक चीज़ें सही हों तो फिर हमारा काम हो जाता है। यहाँ मेन बेस था कि स्ट्रक्चर NaCl का FCC और CCP की तरह होता है, यही जानना था। तो केटायन का नंबर भी 4 और एनायन का नंबर भी 4। अब उसी 4 में से कुछ घटा रहा है, कुछ बढ़ा रहा है, यही तो कहा है कि इतना हटा दिया, उतना डाल दिया, इतना को हटा के उसके जगह पे ये डाल दिया, यहाँ से हटाया वहाँ डाला, यही तो लंद फन देवानंद करते रहता है और इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सी यू, बाय, सी यू एंड सी यू।